बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खरल। मैं उसामा जाहिद हूं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी और तजज़ियाकार असद खरल साहब। नाज़रीन, माजी के राजदार अब तरीके इंसाफ को बैन करवाने के लिए अदालतों में पहुँच चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओन चौधरी साहब की, जो चेयरमैन PTI के दिरेना साथी माने जाते हैं और तरीके बहुत पुराने वर्कर हैं और इमरान चेयरमैन PTI के बड़े ही करीबी साथियों में उनका शुमार होता है। तो आज वो PTI को बैन करने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में और इस वाले से कोशिशें जारी हैं, मीटिंग भी हो रही हैं। तो असद खल साहब, माजी के दोस्त आज अदालतों में खिलाफ खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? जी, इसको कहते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के घर का बेती लंका ढाए। तो अब घर का बेती जो है वो लंका तो ढाएगा, लेकिन मामला ये घर के बेती के लंका ढाने वाली बात नहीं है। ये मामला है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सालमियत का, रियासत पाकिस्तान का और वतनी अजीज़ का। ये दो अफराद की को आपस में ज़ाती रंजिश नहीं है, कोई ज़ाती जंग नहीं है, कोई ज़ाती मुखासमत या तसब नहीं है, या किसी का ज़ाती मफाद नहीं है। ये जो सारी पिटीशन है ना, जो मैंने पूरी चूँकि 555 सफ़ा से ज़्यादा है और मैंने सरसरी सी जो उस पर नज़र दौड़ाई है, तो उसके अंदर जो फोकस यही है कि ये मुल्की मफाद का इसके अंदर मामला जो सारा जोड़ा गया है और तहरीक इंसाफ की जो सरगर्मियाँ हैं चेयरमैन PTI के हवाले से या उनकी जो पार्टी के हवाले से, उसकी पार्टी पॉलिसी के हवाले से जो ऑडियोज़ आई, जो वीडियोज़ आई, जो उन्होंने ख़ास तौर पर साना 9 मई के बाद और इस तरह 9 अप्रैल के बाद जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ और ऐसी चीज़ें जिससे पाकिस्तान का वजूद तक ख़तरे में पड़ सकता है अगर ऐसी चीज़ें कंटिन्यू की जाएँ, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें थी। अब एक तो उन्होंने इसमें बताया है कि बड़ी, मैं इसलिए मैं पेशरफ समझता हूँ कि उन्होंने बैक वक्त, एक तो हम नाज़रीन से शेयर भी कर रहे हैं, ये एक्सक्लूसिवली मैंने ट्वीट भी किया टाइम लाइन पे, आपने देखा होगा कि सबसे पहले पाकिस्तान में ये पिटीशन की कॉपी मैंने लेकर ट्वीट की, नाज़रीन ट्वीट से भी, TL से भी देख सकते हैं। ये बेसिकली अब 500 सफ़ा से ज़्यादा तो मैंने देखे हैं सरसरी, अब उससे ज़्यादा सफ़ात हैं वैसे अनेक्सर के अंदर, और ये बेसिकली उसके अंदर कुछ CDs भी हैं, USB आई गई हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट हो चुकी है। उसकी रसीद भी हम दिखा रहे हैं, रिसीविंग की रिसीप्ट कंप्यूटराइज्ड होती है, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये दायर की गई है। तो बैक वक्त 2 फॉरम्स के ऊपर इसको, इसके साथ साथ एक वज़ीर दफ़ा जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा था, वो भी सफ़ा नंबर 13 पे इसका हिस्सा बनाया गया है। और ये बड़ी संगीन किस्म जो इल्ज़ाम ही फिल ज़ाहिर मैं कह सकता हूँ, लेकिन चार्जेस जो है ना, हीट बहुत मजबूत और पोटेंशियल। अब ये आगे देखना है कि एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट कौन सी एविडेंस कोर्ट अपने हिसाब से उनको परखती है या देखती है, या जो पार्टीज हैं, जो वकला हैं, फ्रीकैन है, जारी बात है दोनों तरफ से आएंगे। ओन चौधरी साहब ने ये ज़ाती हैसियत से, ओन चौधरी साहब को मैं ज़ाती तौर पर चूँकि जानता हूँ उनकी फैमिली को भी, उनकी बैकग्राउंड को भी, उनको इमरान खान जो चेयरमैन PTI है उनके साथ जब वो थे बनीगाला में भी, तो यहाँ तक कितना वो काबिल एतमाद साथी थे कि बहुत सारी ऐसी मुलाकातें जो हैं चूँकि उस दौरान मौजूदगी उनकी होती थी, मेरे फ्रीक्वेंट ख़ास तौर पर पनामा केस के अंदर मुलाकातें रही हैं, तो फ़ोन तक इनके ज़रिए चेयरमैन PTI से रब्ता होता था। लेकिन मैं पता नहीं और भी कहूँगा, लेकिन मेरा फड्डा ही होता था हमेशा कि मैंने किसी को बीच में नहीं डालना, जो बात होगी वो इससे करते थे या मैं, और उसमें शामुद कुरैशी साहब, जहांगीर तरीन साहब और इसाक खाकवानी साहब उस वक्त चूँकि वो साथ थे उनके, और दुरानी साहब, ये और PTI की बहुत सारी जो खवातीन हैं जो बहुत खान साहब के करीबी समझी जाती है, तो नहीं वो तो बाद में आने वाली हैं, जो जिन पर वो ट्रस्ट करते थे। तो वो ऐसी मुलाकातें, फिर जो उनकी जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई उसमें असद अमर, उसमें गौहर ब्रिस्टर जो तो उनके वकील थे, नईम बुखारी साहब, बाबर अवान, शेरी मुजारी साहब, जितने भी बड़ी कोर कमेटी, उसके अंदर चूंकि मुझे वो पनामा केस के हवाले से करना पड़ता, जाके एविडेंस को जाके सबको समझाना पड़ता था, क्योंकि उसमें मैं भी पार्टी था और ये चीज़ें मुझे करनी पड़ती थी। तो मैंने देखा कि 1-on-1 भी मेरी उनसे मुलाकात हुई कई घंटे, जब पनामा केस जो पहली साहब से मीटिंग थी, जो 500 सफ़े के एविडेंस थे, 24 सफ़े का, तो उनको समझाया PTI के चेयरमैन को, फिर उसके बाद वो पार्टी पिटीशन सारा ठीक है। तो आया कि उनके भी ये साथी रहे हैं और ये फिर उनके इक़्तिदार के अच्छे पैदा हो गए थे।
वफाक में जब आई खतून अव्वल तो फिर जहांगीर तरीन साहब और इनकीम खान साहब के रास्ते वहाँ पे यानी रोक दिया गया और आपको वो चेयरमैन पीटीआई को फिर एक खास हिसार में ले लिया गया और वो फिर उनकी मर्जी के बगैर वो किसी से थे वो कुछ चीज निकल आती थी, पता नहीं क्या बदशगुनी या पता नहीं क्या होता था। बहरहाल पंजाब में भेजा, यहाँ से भी निकल गए। फिरदौसा शिकवान साहिबा, ये जहांगीर तरीन साहब खान, ये वो लोग हैं जिनको इक़्तिदार के जमाने में भी उनके तफजात शुरू हो गए थे। ये नहीं से गए साहब, जो लोग इनके करीब थे, जिनके अब थोड़ा सा इस पिटीशन पे आ जाते हैं। इसमें वो ये कहे पार्टी के जो बरकती एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जो इस्तेकाम पार्टी है जिसकी आप तो सदर ही जारी बात है का मतलब हेड है, उसके सरबराह हैं जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान सदर बनाया है, नाली के बाद वो में भी सदर बन जाए, चेयरमैन बन जाए, क्या सूरत हाल बनती है। एक तरकी है, उसमें जाती हैसियत में वो गए हैं और इसमें मेरा ख्याल है कि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े वकला जो है नामी ग्रामी और बहुत सारी चीज़ें मैंने जो देखी है बड़ी वेल ड्राफ्ट है और मैं समझता हूँ कि बड़ी उसमें जो लॉजिक जस्टिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा दी गई। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने देखना है। इसाक खाकवानी साहब भी माहिर कानून भी हैं और वो भी जहांगीर तरीन साहब और चेयरमैन पीटीए के भी किसी ज़माने में जब उनके साथ थे तो बहुत उनके रिवाल्वेचर थे और बहुत कम खानवादे अब रह गए हैं कि जो जिनका अपना एक सियासी या पास मंजर है, वज़ादारी है या पाकिस्तान का दर्द रखते हैं विदाउट किसी से कोई बलाए ताक रखते हो, किसी से वाबस्तगी या किसी से तस्सब की। तो अब ओन चौधरी ने ज़ाती हैसियत से ये किया है और उसमें जिस तरह बताया कि सुप्रीम दायर कर दी गई है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी जो है ये पिटीशन जो है इसी तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पे भी और इसदाद की गई है कि तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर रियासती मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों पर इसदा की गई है और पिटीशन में तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानून जो है उसकी जो खिलाफ सरगर्मियों को भी पाबंदी के लिए जवाज बनाया गया और इसमें पीटीआई की क़यादत की कौमी इदारों शोहदा की यादगारों पर हमलों को भी पाबंदी के लिए जवाज बनाया गया। और जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, इन्होंने एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाक को जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मार्च 2023 को और ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब को उन्हें कॉपीज की भेजी थी पर मुश्तमिल एक लेटर है 1 पेजर और ये सफ़ा 13 जो पिटीशन का है उसके अंदर अमल किया गया है और उसमें भी जारी बात है उन्होंने यही कहा था कि मिनिस्टर जो है वो हैज़ इसने कहा अप्राइज्ड मी ये छोटा सा चुक है सम शॉकिंग स्टेटमेंट्स कंटेनियस एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट senior most officials of armed forces. These accusations have been communicated through the official channel former Prime Minister, ठीक है, Chairman PTI are made through medium ये है of medias, ठीक है, indeed ये damaging इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मड फोर्सेस और ये प्रोजल ऑफ स्टेटमेंट्स अटैच्ड हियर विद एज एनेक्सर 1I उन्होंने रिवील किया कि दैट जो एनेक्सर लगाया थ्रेटनिंग लैंग्वेज वर्ड्स मिलिट्री ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज हैज बूस्ट विद इंटेंशन टू प्रोवोक एलिमेंट ऑफ हेटेड यानी नफरत का जो है अंसर जो उभारने के लिए उनकी फैमिली के खिलाफ भी एंड डिसरिस्पेक्ट और उनके ताकि उनकी इज्जत जो है उसके अंदर भी कमी की पब्लिक अगेंस्ट देम। अब ये जो छोटा सा लेटर लेकर के साथ भी बहुत से अब मामला ये है कि वहां पे जो व्लॉग्स किए उनको रीट्वीट किया गया, बाद में कुछ डिलीट भी किए गए, जो चेयरमैन जन्म से झूठी चीजें फैलाई गई, जो ह्यूमन राइट्स की आलमी तंजीमों को की अजली दुश्मनों को वो मटेरियल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। जो आईजी पंजाब ने जो 38 एफ की जो अगेंस्ट जो है 9 मई सबोटाज जो है वो 38 पेज की जो रिपोर्ट थी पंजाब ने उनको जारी की, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें के इंस्टाग्राम पे जो झूठी चीज़ें लगाई गई, उसके बाद फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे और इस तरीके से मतलब व्लॉग्स बनाए गए। 9 मई के हवाले से एजेंसी के लोगों को शो किया गया वो जो बाद में इनके निकले
और इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया, पुरानी वीडियोस ऑडियोज को इस तरह की चीज़ें करके। तो वो बहुत सारी चीज़ें, और जो DGISI हैं, मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जो DGC हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, और कुछ सेक्टर कमांडर्स जो है जिनको X, Y, A, B, C मुख्तलिफ नामों से डटी है, तो वो सारी चीज़ें लगाई गई हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें, 555 पेजेस हैं वो। तो अब मामला ये है कि ये तो एक लंबी, तो बहरहाल ये एक उनकी तरफ से जो साहब जी उनके वकला ये समझते हैं कि केस हमारा बड़ा मजबूत है। केस कितना मजबूत है, सुप्रीम कोर्ट उसको कितनी पजीराई देती है, मौजूदा चीफ जस्टिस में या बाद में आने वाले मामला तक ये जाएगा, मामला कब तक किसकी हियरिंग होगी, इसका आउटकम क्या निकलेगा। बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि जो मैंने देखी है, जो चीजें देखी हैं, वो भी अगर दिखा रहे। फवाद चौधरी साहब गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से भागे, लेकिन आज फिर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी, क्या लगता है अब उनका भागना काम आएगा? इनके भाई भी फैसल चौधरी साहब बड़े हमारे बड़े दोस्त हैं, फवाद चौधरी साहब भी बहुत अरसा से हंकार तो है, लेकिन वो वकील भी हैं, और फवाद चौधरी साहब खुद भी वकील हैं जी। और इनकी जो तामील वारंट जो गिरफ्तारी है उसकी रिहाइश पर वो करा दी गई है। और उनके भाई अगर फैसल चौधरी साहब की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि सियासी मुकदमात हैं, और वो हमें उन्होंने कहा जी भी नहीं मिले। और मेंबर इलेक्शन कमीशन का कहना था कि फवाद चौधरी ना, और ना ही उन्होंने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दी, क्योंकि बेसिक चीज़ है, कोर्ट में अगर आप नहीं जाते इस्तिस्ना की कंडोनेशन की दरखास्त तो आनी चाहिए, वकील के जरिए बेशक दे दें। बहरहाल फवाद वकील ने केस मुलतवी करने की दरखास्त की और कहा कि हाई कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन के दलाइल देने हैं, केस मुलतवी कर दे, क्योंकि हाई कोर्ट 1-2 दिन में फैसला कर देगी। अब 2 दिन में, बहरहाल उनका एक आर्गूमेंट है, ये तो अब हाई कोर्ट की मर्जी है, 2 दिन में फैसला करते हैं, 2 साल में या 20 साल में, ये तो मामला। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी है, और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत जो है वारंट जो है उनके जारी कर दिए गए, और तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो है हियरिंग हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के है उनकी सरबराही में 5 रुकनी, तो उन्होंने कमीशन तश्कील दिया, और आपको पता है उनके पास एक जुडिशल थोड़ी सी इख्तियारात, उस हवाले से वो ये तो इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग गिलगित बोलते वज़ीर आला जिस तरह से खालिद खुर्शीद नायल हुए, और नए जो बल्तिस्तान के PTI की जानिब से नाम भी दे दिया गया है, दूसरी जानिब मुख्तलिफ हैं, अब आ चुकी है इलेक्शन की, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि नए शेड्यूल की दी गई है गिलगित बल्तिस्तान, और साथ वहां से विकेटें गिरने का सिलसिला भी मैंने बताया वो शुरू हो गया। एक और बंदा जो है वो साथ भी छोड़ गया है, और ने कहा है कि चूंकि वो आजाद हैसियत से बाद में PTI में शामिल है। इस पर दोबारा बात करते हैं, लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। CM गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बातचीत जारी थी, खालिद खुर्शीद की नाहली के बाद दोबारा उस हवाले से अपडेट जारी है। खल साहब क्या कहेंगे आप? जी, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन का, जिस तरह मैं बता रहा था कि शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो गया है। 13 जुलाई को उनका इलेक्शन है, और 12 जुलाई तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। और स्पीकर असम्बली नज़ीर अहमद एडवोकेट ने वज़ीर आला को जो इंतखाब है उसका नया शेड्यूल सुप्रीम एपलेट जो कोर्ट के अंदर में पेश किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इस हवाले से अगर बात की जाए तो एक तो ये है कि सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने जो 72 घंटों में वज़ीर आला के इंतखाब के नया शेड्यूल जो है जमा कराने का हुक्म दिया था, और स्पीकर को आज नए शेड्यूल के साथ पेश होने की हिदायत की गई थी। और इस हवाले से दरख्वास्त जो है PTI के नाराज असम्बली हाजी शाह बेग ने दायर की थी, और बेसिकली उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने जाली डिग्री जो केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लक रखने वाले चूँकि वज़ीर आला जो खालिद खुर्शीद को नाल करार दिया था, और PTI ने खालिद खुर्शीद की जगह राजा आजम को वज़ीर उम्मीदवार नामजद किया है। अब इसके हवाले से अगर देखा जाए तो कल जिससे मनाजर देखने में आए, स्पीकर को रोक लिया गया, पुलिस की नफरी तैनात थी, और पंजाब के अंदर एक सर्व करने वाले 20 ग्रेड के जो DIG रैंक के ऑफिसर है उनको अफजल महमूद बाट को IG गिलगित बल्तिस्तान भी लगा दिया गया, और 7 सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, सर हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। रज़ा रब्बानी साहब ने भी एक जो खत के जरिए इंतहाई इस पे एहतजाज किया है कि जो पुलिस का असम्बली के अंदर जाना, स्पीकर को रोकना या उस कार्रवाई के अंदर जो मुदाखलत करना, उस पर उन्होंने सख्त एहतजाज किया, एक तहरीरी तौर पर बाकायदा उन्होंने लेटर भी किया। अब स्पीकर जो है वो क्या कह रहे हैं उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं।
असेंबली के स्पीकर को ही असेंबली में दाखिल होने से रोक दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में लाकानूनियत की नई मिसाल कायम। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली नजीर अहमद के साथ पुलिस का गैर मुनासिब रवैया। पुलिस ने असेंबली के मेन गेट पर ही रोक लिया। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के ऐसे सलूक पर फट पड़े। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो भी वायरल हुई। जी नाज़रीन, ये भी आपने देख लिया। अब लाहौर हाई कोर्ट में खातून अव्वल जो है उनकी साहिवाल एंटी करप्शन ने जो तरक्याती कामों में ठेकों में जो मुबैना तौर पर जो करप्शन के हवाले से मुकदमा किया था उसमें अबूरी ज़मानत थी, उसके अंदर भी कंफर्म हो गई है। और चेयरमैन पीटीआई का जो लिया जो अराजी स्कैंडल है जिसमें उनको भी तलब कर रखा था एंटी करप्शन ने, कल उनकी बहन बहनोई और उसमें उस्मान बुजदार साहब के वाले से खामोशी एंटी करप्शन की है कि उनको नहीं बुला, लेकिन नैब जो है उन्होंने दोबारा फिर उनको चौथी मरतबा फिर बुला लिया है। पहले तो उन्होंने 30 सवालों के जवाब दे के नुमाइंदे की निकलने की कोशिश की है, तो दोबारा फिर से उन्होंने तलब कर लिया है। तो अब जिस तरह मैंने बताया कि चेयरमैन जो पीटीआई है उनको और उनकी अहलिया को एंशन के 2 केसेस के अंदर और भाई को गुलाम मुश्तबा को भी तलब किया गया। अच्छा, ये हम बता ही रहे हैं। तो अब जाहिर बात है वो तलबियां तो होंगी, पेशियां भी होंगी और जो खाया है वो गुल पड़ेगा। और ये आए बाएं शाएं करके तो आप निकल नहीं सकते पतली से। ये तो 2 + 2 4 का आपको हिसाब देना पड़ेगा। अब इसके साथ की जाए दूसरी जानब आपने जो बात की, बिल्कुल भाई उनके अहमद मुश्तबा जो है करप्शन केस के अंदर वो सारी चीजें चूंकि मेरे पास से जा रही होती है और हम इधर बता रहे होते हैं, वही चीज अब केसेस में कन्वर्ट हो रही हैं, इंक्वायरीज या FIR में। तो उनकी तलबी के भी जो उनके उकाड़ा में अहमद मुश्तबा साहब जो है हाई कोर्ट 6 जुलाई तक हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। तो 6 तो आज खत्म होगी समझे। और याद रहे कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने दीपालपुर में तरक्कियाती जो हमने सबसे पहले प्रोग्राम में चीजें साफ रखी थी, और मुबैना करप्शन मुकदमे में साबिक वजीर आजम जो है चेयरमैन पीटीआई की अहलिया को गुज़श्ता रोज़ एंटी करप्शन उकाड़ा में तलब किया गया था। इसके साथ अगर बात की जाए तो 9 मई के वाक़यात जो है उस हवाले से आपको हमने बताया, और मेरी अगर टाइमलाइन ट्विटर पे भी देख रहे होते हैं तो इसमें चेयरमैन पीटीआई को भी असास तनसीबात, फौजी तनसीबात, ISI के दफातर शोधा के जो मुझे हैं या एयर बेस है या GH, इनके जितने भी मुकदमात थे जो कि दहशतगर्दी की दफात के तहत थे, और उनके साथ एक तो दफा जो 34 है तारा पाकिस्तान की उसको ऐड किया गया जा रहा है, और दूसरा यह है कि इन मुकदमात के अंदर चेयरमैन पीटीआई जो है उनको भी नामजद किया जा रहा है। और इसमें 6 मुकदमात नामजद किए गए, 3 मुकदमात 9 और 10 मई के जो दर्ज किए गए थे, और उसमें फैसला रावलपिंडी में दर्ज 2 मुकदमात हैं, गुजरांवाला और मियां वाले में भी 1 मुकदमे में, और इस तरह फैसलाबाद थाना सिविल जो ISI के दफ्तर पर हमला था, और समनाबाद रावलपिंडी में थारे बाजार और न्यू टाउन, जबकि मियां वाले में थाना सिटी वो जो PF बेस और यादगार के हवाले से, और जो जहाज जो था उसको भी, और एयर बेस जो है मियां वाली उसके ऊपर, तो और गुजरांवाला थाना कैंट में भी दर्ज इसमें नामजद किया गया है। और ये 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जो है मुल्ज़मान के जो बयानात हैं उनकी रोशनी में नामजद किया गया है। और वादा मागवाओं का भी अब सीजन आपको पता आ रहा है, नैब एंटी करप्शन नैब तो कहता है वादा माग वाले से अब इख्तियारात दिया जाए। और चेयरमैन पीटीआई के वाले से जो साबिक उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान जो रुपोश हैं, शायद वो भी वादा माफ गुन जाए आने वाले दिनों में, क्योंकि सौखा काम है, पोला है, पतली गली से निकलने का आसान रास्ता है। तो मेरा ख्याल शायद उन्हीं को सामने रख के और नहीं बर है तजिया, तो ख्वाहिशात तो लोगों की और भी घोड़े भगाते हैं नीले पीले चैनलों पे, लेकिन हमारा मकसद है कि जो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है, वो कब तक वो सस्टेन करते हैं, लेकिन उनको सामने रख के, और बहुत सारे वादा मगवा हैं मद्देनजर रखते हुए कि आपको पतली गली से निकाल देंगे, और उस सूरत में ये चूंकि नैब के केसेस ले, बाकी ये मामला हो रहा है सानिया 9 मई के बाद, क्यों नहीं हो सकते? वो तो मैं अभी सीख रहा था, तो लाजा उन्होंने तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने जनाब हालांकि तहसील नाज़िम पहले रह चुके हैं, ऑप्शन के झंडे उस वक्त भी गाड़े थे और बड़े लंबा चौड़ा, वहां से उन्होंने सीखा बेसिकली करप्शन किस तरह की जाती है, इसलिए वो एक्सपर्ट थे। क्योंकि छोटे लेवल पैटी करप्शन, आप जो किराना मर्चेंट होता है ना उसको बड़ा सुपरस्टोर दे, तो उसको तो सारी नीचे वाली चीजों का पता होता है ना, तो वो ऐसे ही है कि वो पार्टी को डिप्टी कमिश्नर बनाएंगे तो उसको सारे वो दाव पेज का पता होता है। हाँ, तो वो बड़ी से डिप्टी कमिश्नर नहीं बल्कि वो चीफ में छोड़ के चीफ मिनिस्टर बन गए, तो वो हिसाब नाज़िम से चीफ मिनिस्टर तक सफर था, तो ला वो सीख चुके थे सारे। और इसके बाद जनाब बेटी को तमाम मुकदमात में उनको शामिल तफ्तीश करने का भी हुक्म दिया गया है, और ये जिस तरह के जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ GHQ ये सारे जितने भी आमदनी है। बात अगर बात की जाए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से,
लो जी, और चुप, पंजाबी में कहते हैं और चुप है और चुप हो। हम कह रहे थे खुदा के लिए स्टेट बैंक को अगर ऑटोनमस बना देंगे तो वो फिर पाकिस्तान का बैंक नहीं होगा, मरकजी बैंक तो किसी और के। अब चूंकि पार्लियामेंट ने बना दिया कानून कि स्टेट बैंक के गवर्नर को ये पूछ नहीं सकता, वो किसी के ताबे ही नहीं है। बदकिस्मती इससे ज्यादा क्या है कौम की। अब ठेंगा दिखा दिया जी, और चुप, और बनाए कवानीन, और करें लेजिस्लेशन। आलम साहब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कल पूछा था ना, वो हमने खबर आई थी, उन्होंने कहा था 620 वो कौन सी खुशकिस्मत वो सनती इदारे या शख्सियात हैं या वो सनते हैं, हमें भी बता दें, कौम को पता चल जाए कि 303 बिलियन डॉलर उनको आपने कमर्शियल जो कर्जे हैं वो 0% पे दिए। आम तो 20-21% पे मिल रहे हैं, वो भी पता नहीं प्लाज क्या क्या चीजें फॉर्मेलिटी, गरीब हाथ बैंक वैसे ही करीब से नहीं गुजरने देता बड़े लोगों के लिए। उसके लिए भी आप देखें ना 20% 21% आप तो पड़ गई है। उन्होंने कहा था कि उन किस्त दे दें ताकि कौम को पता चल सके कि 840 तकरीबन अरब बनते हैं, अगर 280 रुपए का डॉलर लगाया जाए तो ये 840 अरब जो 0% मार्कअप पे मिले तो वो कौन से खुश नसीब ऐसे हैं पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा ठींगा, कोई जवाब नहीं देंगे, कर लो जो करना है, कर लो जो करना है। अब इससे ज्यादा मैं समझता हूँ क्या हो सकती है। वहां ने बाला और पार्लियामेंट, आपकी कौमी असम्बली, आप उसके पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है, तरफ आप कहते हैं हम चेयरमैन नैब को पकड़ सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुला लेंगे, हम उनको निकाल देंगे। करे हिम्मत, निकाले वारंट, निकाले गवर्नर स्टेट बैंक के वारंट, करे, है आप में हिम्मत, निकाले, कानून बनाए। फिर आपको बनाने देगा कानून, कोई क्या बनाएंगे। उन्होंने जवाब दे दिया ठींगा को, यानी पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा और असेंबली के चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी पूरा पावर है उनके पास, पार्लियामेंट वान की, वो पूछ रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि 19 अप्रैल को स्टेट बैंक को लिखा था कि 3 अरब डॉलर 620 लोगों को कर्जा दिया, आपने जो कर्जा 5% पर दिया, फायदा क्या हुआ, सॉरी 5% कह रहे हैं, हालांकि वो 0 पे भी हमारे पास तो खबरें हैं। इतनी अच्छी थी तो कशकोल और बड़ा क्यों किया। इस पर सेक्रेटरी खजाना ने बताया कि रीफाइनेंस स्कीम थी, ये स्टेट बैंक का मैंडेट है। वो कहते जी अपनी मर्जी सवाबदीद है, सीक्रेट फंड सवाबदीदी, गवर्नर वज़ीर आज़म सारे मैंने खत्म कराया सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। वो कहते हैं सवाबदीद है और स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक के जरिए अमल दरामद कराया था। ये बैंक और क्लाइंट के दरमियान मामला था। वो 190 मिलियन पाउंड आता है, 17 रुपया डाका टैक्स पेयर के पैसे का मलक रियाज के अकाउंट में चलता है, तो वहां पे भी कैबिनेट को बंद लिफाफा दिखा के मंजूरियां ले ली जाती हैं। ये भी कहते हैं अब बैंक और उसका मामला है, बैंक का नहीं मामला भाई, ये पाकिस्तान की रियासत का मामला है, ये टैक्स पे का पैसा, ये पाकिस्तानियों का पैसा है। क्या और किसी पाकिस्तानी को 0% या 5 मार्क पर आप इतना कर्जा 440 अरब दे सकते हैं? नहीं दें लोगों को, नहीं दे सकते। अच्छा आप बढ़ेंगे। मेरे ख्याल में पहले फैजल हसन साहब का शॉट है हमारे पास, जी जरूर। उन्होंने पीटीआई के हवाले से कुछ डिस्कशन की है। फैजल हसन चौहान का शॉट हमारे पास मौजूद। कल हामिद खान एडवोकेट ने पाकिस्तान के लीडिंग टीवी चैनल में इंटरव्यू देते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर तरीन साहब और प्रेसिडेंट हनीम खान साहब के ऊपर इल्जामात की एक बौछार की और उन्हें पीटीआई की तबाह बर्बादी का जिम्मेदार ठहराने की नाकाम कोशिश की। और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक बात एक्सेप्ट की कि 2011 के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे वो उनकी सरबराही में हुए थे। मैं उस वक्त पीटीआई का मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था और हमने पूरा इलेक्शन कंटेस्ट किया था। पीटीआई का हर कारकुन और अहदेदार अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान ने दुनिया की हिस्ट्री का सबसे रिग्ड इलेक्शन, सबसे फजूल इलेक्शन, सबसे बेढंगा और बेतुका इलेक्शन वो उस वक्त का जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन था। कल साहब खान साहब के साथी भी हैं और तरीके इंसाफ के दरिना वर्कर भी हैं, वो भी कह कि बेतुके अब तो अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। कभी घर के बेदी लंका वो डा रहे हैं, वो तो कौमी सलामती का मामला, और यहाँ पे मैच फिक्सिंग की बातें आ रही हैं कि किस तरह नवाज शरीफ को नाहल किया गया, कराया गया, या किस तरह इदारों से मिलकर, और वो अदालतों के ऊपर भी बड़े सीरियस किस्म के इल्जाम आते हैं, जज साहबान के ऊपर भी। अब मामला ये है, चूंकि अदालतों की या केसेस की बात आ रही, तो लतीफ खोसा साहब ये कैसे हो सकता है कि उनका एक तरफ वो मोहसिन बेग साहब उनके भी वकील हैं, मोहसिन बेग साहब ने कहा था ना कि तू तो गया कप्तान, तू तो गया, वो उसके भी है, लेकिन उस कप्तान के भी वकील है। आगे आप खुद समझदार हैं, आगे आप खुद समझदार हैं। जी लतीफ खोसा साहब क्या कहते हैं जी?
आप अभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, इमरान खान, आसिफ जरदारी साहब पर पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों को एक ही कैटेगरी में लाते हैं, तो क्या एग्री करते हैं जब वो आसिफ जरदारी साहब को भी चोर चोर कहते हैं इमरान खान साहब? देखें, मैं तो वैसे ही आज तक मैं किसी को ऐसे लफ्ज़ नहीं कहता, मेरी नज़दीक मुनासिब ना हो। हमारी अपना एक बलोच है, सराइकी हैं, हमारी एक रवायात हैं, हम किसी को दुश्मन दराजी से एतराज़ करते हैं, तो इसलिए ये उनसे पूछें जो कहते हैं। मैं तो इस मामले में सच्ची बात है कि मैं इखलाकियात पे कोई नीचे वाली बात नहीं। इस मामले पर इख्तलाफ रखते हैं आप इमरान खान से? मेरा इख्तलाफ बिल्कुल है। देखिए, मैं इमरान की वकालत कर रहा हूँ, उधर मैंने मोहसिन बेग की वकालत की है, एक ही दिन लगे हुए थे केस, उसमें वो इमरान ने ज्यादती की, मैं उस मजलूम के साथ। बहुत अच्छी बात। अगर यहाँ इमरान के साथ कोई ज्यादती हो रही तो मैं इमरान की वकालत कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान का वकील हूँ, मैं किसी पार्टी का वकील नहीं हूँ। मैंने नवाज शरीफ की भी वकालत की जब इनका सदर था जावेद हाशमी, मुस्लिम लीग नून का सदर था, राजा जफरुल्लाह हक चेयरमैन थे, उन पर सडिशन बनी थी, मैंने उसकी भी वकालत की थी। जी बिल्कुल कोस्टा साहब, आपका हक है। मैंने तो लाइटर नोट पे थोड़ा सा आपको एक बात की है, क्योंकि वकील जारी बात है, वकील को तो जो फीस देगा कोई भी बंदा फीस देगा तो उसका तो काम है उसकी वकालत करना। अब वो सच्चा या झूठा है, वो अदालत में उसके खिलाफ उसको रिलीफ मिलता है या उसको तकलीफ होती है या रिलीफ होता है। लेकिन खान साहब, ये कैसे वकालत है? सच्चे के साथ भी झूठे के साथ भी? नहीं, देखिए हम ये किसी को नहीं कह सकते। देखिए वकील, जो कातिल होता है उसका भी तो वकील होता है ना, और जो मकतूल होता है उसका भी वकील होता है। दोनों का एक हो सकता है। जो चोर डाकू होता है उसका भी वकील होता है, और जो पिटिशन मजलूम होता है, कहता है ये चोर डाकू है, वो उसका भी कोई वकील होता है। तो लाजा ये है कि हम तो कहते हैं नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर, हम तो उस पे कि सबसे बड़ा बेशक जो वकील है वो अल्लाह है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे वो वकीलों के बारे में, के बारे में जो मैंने तो बड़े जो ओहदेदार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तक उनके सामने भी जब बात उन्होंने की ना कि अदलिया जो है, आप अगर वन लाइनर में उसका करेंगे तो क्या करेंगे, तो मैं क्या, अदलिया का मतलब है अद लिया और अपनी मर्जी का फैसला ले जा। क्या बात है कि छोटी, अगर आपको स्टे लेने जाना छोटी अदालतों से, तो लोअर जुडिशरी है, तो बड़े में मुझे, लेकिन लोअर जुडिशरी में तो वकील अंदर जाता है, कोर करता है, वो कहता है जी उन्होंने पता लग गया प्लाजे दी 1 अरब कीमत, तो जज साहब कहे कि मैनू की मिलेगा, स्टे अगर लेना या स्टे खारिज कराना, वो कहता जी वो 50 करोड़ मंग रहे हैं अद्धा, वो पार्टी नूं कहंदा, पार्टी को 50 करोड़ टोका मारदा है, अगे वो ਉਹਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਦਾ ਅੱਧਾ ਲਿਜਾਓ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ आओ, ये है प्रैक्टिसिंग। और सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कर चुकी है, इस पे कई रूलिंग या रिमार्क्स आ चुके, हाई कोर्ट कह रही कि ये गंद मचा हुआ है। और वकला के बारे में माजरत के साथ ये बन चुके, सुप्रीम कोर्ट बार में या सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में बैठ के बड़े नामी गिरामी मीडिया मालकान, वकला और बड़ी तंजीमों के सामने बातें की हैं, तो ये बात, और वो भी मैंने जस्टिस के सामने, तो उसमें भी मैंने कहा था कि एडवोकेट, मैं सारे वकला के सामने ये बात की, बड़े बड़े नामी वकला है, सारों के मुंह नीचे हो गए थे, तो मैं क्या दसो हुण एडा वड्डा डकेट, तो पहले ने कहा 20%, 30%, 85%, तब बड़े बड़े वकला ने कहा जी आप बात सही कह रहे हैं। सारे वकला गलत नहीं है, सारे जज गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन बदकिस्मती ये है यहाँ पे गरीब का वकील, कोई बड़ा वकील करोड़ों वाला नहीं होता, वो अमीर का ही वकील होता है। यहाँ पर मैं पैकेज तो यहाँ पे चूंकि द राइज एंड फॉल, अब चूंकि हमारा भी बात था, दिल दुखता है, चीजें चूंकि बहुत सारे हम विटनेस है, ज्यादा इंफॉर्मेशन होना के लिए अजाब बन जाती है। तो द राइज एंड फॉल रिपोर्ट देखते हैं। कहते हैं जब इंसान पे वली बनती है तो अंगूठियां या गले के हार किसी के काम नहीं आते। बस अब तो पेशियां हैं जो भुगतने वाली हैं, लेकिन पेशियां क्या चीज हैं? मेरा कप्तान तो इस जैसी कई भुगतने के लिए तैयार है। नाज़रीन, पैकेज आपने देखा, लेते हैं यहाँ पर उसामा, बड़ी अहम खबर है जी, ब्रेक बाद आपको बताएंगे इलेक्शन कब होने जा रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी अहम खबर खालिद साहब के पास और भी बहुत सारी अहम खबर के लिए हमारे साथ रहिएगा। लेते हैं छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले खल साहब ने कहा कि पास बहुत बड़ी खबर मौजूद है, उन्हें बताएंगे कि इलेक्शन कब होंगे। खल साहब, इलेक्शन के हवाले से नवीद सुना दें अवाम। जी, इलेक्शन के हवाले से अब तो चूंकि इख्तियारात भी
तारीख देने का आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पास, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इंतखाबात कब हुए हैं इस हवाले से एक बड़ी खबर जो आ गई है। और पीटीए की जानब से ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को ताखीर इसके अंदर कर रहा है, और जो ऑब्जर्वर हैं आलमी जो बसरीन हैं उनको वो इनविटेशन या पासेज जो है आपको पता है उनको जारी किए जाते हैं, तो वो भी नहीं दे रहा। तो उसके हवाले से आपके जिसने इलेक्शन कराने हैं ये उनकी जानब से खबर आई है, और वो क्या खबर दे रहे हैं। पहले तो ये है जिस तरह बताया कि आइंदा आम इंतखाबात जो हैं, अब ये बात तो तय है कि वो होने हैं कब, अक्टूबर या नवंबर में। ये डिपेंड, क्योंकि ये कानूनी आईनी मामला है कि अगर 12 अगस्त को असेंबली अपनी मुद्दत खत्म करके खत्म होती है तो फिर तो होंगे अक्टूबर में। सही है। और अगर एक दिन भी पहले ये हुकूमत के पास इख्तियार है, अगर वो असेंबली तहलील करती है तो वो 90 दिन में, तो वो नवंबर में होंगे। लिहाजा ये अक्टूबर और नवंबर में ये मामला तो होता है, पहली बात। दूसरा ये है कि वो कहते हैं अगस्त के वस्त में, यानी इट मीन्स कि अगस्त के वस्त में मतलब 11-12 अगस्त में वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को पासिस इनविटेशन जारी कर रहे हैं। सही है। इसका मतलब ये भी बात ठीक हो गई। और साथ एक और खबर मैं आपको दे दूं कि जो नया जो मर्दमशुमारी हुई है, नया जो कंसेंसस हुआ है, उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकार किया है। सही है। अब ये 3 डॉट मिला है, यानी नई जो मर्दमशुमारी हुई है उसके मुताबिक इलेक्शन ये नहीं होंगे। ये एक और बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह कहना है कि अगर नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं तो अक्टूबर नवंबर में पॉसिबल नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं हो सकते, आईनी तकाजा है और वो मुमकिन हो नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि आपको हल्का बंदियां करनी पड़ेगी नए सिरे से, और हल्का बंदियों के लिए तो टाइम थोड़ा है। तो फिर क्या इस इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब भी हाजिर होंगे? वो तो नवाज शरीफ वाली जो बात है ना, आखिरी वक्त तक जो है ना वो देखेंगे, और लिवरेज लूज नहीं करना चाहते। वो कहते हैं इमरान बंद करो, इसको नाहल करो, सारे रास्ता मेरे लिए साफ करो, और मुझे 100% यकीन कराओ कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, तो फिर वो दमादम इसके अंदर करके आपने जो है हल्फ लेने के लिए आ जाएंगे जब उनको 100% यकीन होगा। 99.9 पे भी वो कहते हैं मैं पहले भी मेरे साथ बहुत हाथ हो चुके हैं। जुलाई में अच्छा खासा मैं आया था बेटी, और जज ने मैच फिक्सिंग की हुई थी शौकत सिद्दीकी साहब ने माजरत के साथ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी जज ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और वो ये कह रहे कि इस केस मेरे पास लाओ, और मेरे पास क्यों नहीं केस आया, क्यों, ये जज क्यों कहेगा? इसका मतलब ये है कोई डन डील हुई थी, कोई डन डील हुई थी ना, और उनके साथ वो जो फिर बाद में जो हुआ मसला। लेकिन जजों को भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि फलां केस और कि वो फलां मेरे पास आया और उधर से आ गया, दबाव डाला, और केस मेरे पास बजाय उसके पास, और वो कह रहे मुझे क्यों निकाला। हामिद खान का ऐसा बता दिया कि आपको क्यों निकाला, और किसने निकाला, और कहां से निकाला, और किसने आपके साथ ये जो पंगा डाला। ठीक है, अब ये चीजें तो हो रही इस तरह। अब आगे आ जाते हैं जी एहतसाब अदालत के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि एहतसाब अदालत ने किस तरह मक्खन से जिस तरह बाल निकाला, अब वो निकाला, और मरियम औरंगजेब साहबा जो है वो उस पर किस तरह उन्होंने आज रौला भी डाला, और वो जारी बात है मुबारकबादियां भी हो रही हैं, मिठाइयों के जनाब टोकरियों के मुंह खुल गए। लेकिन मेरा एक सवाल है, और ये बड़ा ये आईनी कानूनी माहिरीन के लिए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जज साहबान, सिटिंग और रिटायर्ड के लिए मेरा एक सवाल है एज ए लेमैन। एक तो मैं इससे पहले एक छोटी सी और खबर दे दूं कि दहशतगर्दी की जो अदालत है लाहौर में 9 मई के जलाओ के वाकयात में चेयरमैन तो है ही है ना, और उनकी बहन जो अलीमा खान, उनके भी उज़मा जो उनकी बहन है, और भांजा हसान न्याजी, मुराद सईद, अली मीन गंडापुर, आजम सवाती, असलम इकबाल, फरख हबीब इसमें दीगर के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। नाज़रीन, ये मेरी ट्विटर टाइमलाइन से ये चीज़ आप देख सकते हैं, वो कॉपी भी वहाँ से आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं आप। और इसके साथ साथ जो मैं कर रहा था बात, ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से किस तरह मक्खन की तरह निकाला गया। अब ये सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये उस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पे तबसरा करना या उस पर बात करना हमारा हक है, सही है, और आईनी और कानूनी हक है। वो एहतसाब की अदालत का साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ईरान उन रिलीफ, ये मेरा अपना जुमला है, और उससे निकाला है इश्तिहारी होने के बावजूद, यानी नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी होने के बावजूद ना सिर्फ इनकी 265 के यानी बरीयत की जो दरखास्त होती है, क्योंकि जब अब तक आप कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं करते
इश्तिहारी का केस कोर्ट नहीं सुनती। हमने तो जब से होश संभाला यही सुनते आए हैं, यही देखते आए, यही प्रैक्टिस आई है। 265 के की बरीयत की दरखास्त सुनी और उसको सुन भी ली, वो बाहर बैठे हैं, इश्तिहारी भी हैं, उनकी बरीयत की दरखास्त भी सुन ली और सरेंडर किए बगैर खुद ही कह दिया इश्तिहारी का स्टेटस वापस लेकर, वो भी वापस ले लिया और तहरीरी फैसला में मेरिट्स पर जाकर उनको बरी भी कर दिया। और ये साथ एक और भी चीज है, जिस तरह मैं बताया कि अब ये चीजें जो है नॉर्मली कि बरीयत के फैसले में लिखा है जी कि एक सोची समझी साजिश के तहत सियासी बुनियादों पर नवाज शरीफ को के खिलाफ केस बनाया गया, आज बेकसूर हैं, इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये बातें हैं तो उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। उन नायब के अफसरों को ये केस आया और एक बंदे के खिलाफ इस तरह का एक प्रोपेगेंडा चलता रहा और ये 189 जो सुप्रीम कोर्ट में मैं लेके गया था केस मेगा करप्शन, ये केस उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट था, यानी हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर भी। तो बहरहाल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का ये फैसला है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहांगीर खान जी बिल्कुल, बड़ी अफसोसनाक खबर है। और जो आलमगीर तरीन साहब हैं, लोगों को शायद ना पता हो, मुल्तान सुल्तान के ऑनर भी हैं। पेप्सी जो है उसको भी ना सिर्फ ऑनर है बल्कि उसके साउथ पंजाब में उसको ले गए, वो हजारों को नौकरियां भी दी और जीसी कॉलेज में पढ़े, फिर बैरून मुल्क भी तालीम हासिल की और उनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी और 63 साल उनकी उम्र थी, मंगनी हो चुकी थी, दिसंबर में उनकी शादी तय थी। और लाहौर के अंदर बकौल उनके मुलाजम के 10 बजे वो मामूल के मुताबिक गए हैं, सोए और सुबह 10 बजे तक तकरीबन देखा है उसने, रोशन जब नहीं खुले, नॉर्मली पहले आ जाते थे तो खिड़की से देखा तो खून में लथपथ। रिपोर्ट की जहांगीर साहब वाक़े पे पहुंचे, एक तहरीरी नोट भी आ गया, नोट 1 पेज का है और उसमें जो पुलिस वहां पे पहुंची, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी पहुंची, पुलिस पहुंची जय वकूआ पर और लोगों के मुताबिक कि उनके अभी तक जो पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट है, वज़ीर आला निगरान ने कहा है कि उसके बाद मजीद आएंगी, लेकिन उसके मुताबिक ये हुआ कि यानी 12 बजे 11 बजे जब वो पहुंची टीम, डॉक्टर्स ने उसको एग्जामिन किया या पंजाब फोरेंसिक, तो उन्होंने कहा कि 5-6 यानी 6-7 बजे करीब इनकी मौत हुई है। बहुत बड़ी खबर है। अच्छा सुन ले, मौत हुई है और खून ज्यादा चुके बह गया, ब्लीडिंग हो गई। उसके अंदर जो 2 बीमारियों का 2-3 उन्होंने छोटा लिखा है, डॉक्टर से मेरी बात हुई, वो कहते हैं ये बीमारियां ऐसी सीरियस नहीं है कि इस पे खुदकशी की जा सकती है। तो बहरहाल अल्लाह उनको गरीके रहमत करे और जहांगीर तरीन साहब और उनकी जो फैमिली है उनको भी अल्लाह सब्र दे और उनको अल्लाह जन्नत में जगह दे। बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक एक मामला है, एक पुरस्कार, एक अचानक से मतलब वो दोस्तों के मुताबिक ये है, उन्होंने कभी बीमारी की शिकायत भी नहीं की और कमजोरी वगैरह भी कभी फील नहीं की गई। बहरहाल ये चीजें तो जाहिर बात, इस पे हम क्या कह सकते हैं। खल साहब, यहाँ पर एक और बड़ी खबर, खान साहब कहते हैं कि हम पीडीएम या मुस्लिम लीग नून के साथ किसी किस्म का इलाक़ नहीं करेंगे, ये बड़ा वाज़ेह कर दिया। उनका शॉट हमारे पास मौजूद है, मेरे ख्याल में पहले वो सुनिए। बिल्कुल नहीं, हम इस हुकूमत का हिस्सा, हमने मैंने दोनों को कह दिया हुआ और आपको आजकल के अंदर उन दोनों के इस्तीफे नजर आएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर हमने इस हुकूमत के साथ होना होता तो हम PMLN ज्वाइन कर। खल साहब, बहुत बड़ी खबर है, अलीम खान साहब ने ये बयान दे दिया, क्या कहेंगे आप? जी, इससे पहले भी ऑलमोस्ट इस तरह की बातें कर चुके हैं, मिलती जुलती बातें कर चुके हैं और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पहले मेरे ख्याल एक रिपोर्ट देख लेते हैं, द लेगेसी ऑफ नवाज शरीफ, तो उसके बाद फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं। 3 बार कुर्सी का मजा, फिर कुर्सी से खास दूरी, मगर अब फिर शौक और फिर जुनून इक़्तिदार पैदा हुआ है। मगर क्या करें, उम्रा शौक भी करें तो हुकूमत का करते हैं। जी, ये पैकेज भी आपने देखा और भी खबरें हैं। पहले एक और भी रिपोर्ट है, द लेगेसी ऑफ भुट्टो, वो भी देख ले पहले। शाला जीवे साईं खैर हो, सियासी खानदान अपने अपने सपूतों को तैयार कर रहे हैं। एशिया के ब्रांड तो सुने हैं, मगर सियासी खानदान भी ब्रांड होता है जो बिकता भी है। मगर क्या बैलेट पेपर्स इन खानदानों को सपोर्ट करेगा? जी नाज़रीन, फ्लड अलर्ट भी जारी हो रहे हैं, तूफानी बारिशों का सिलसिला भी जारी है सूबाई दारुल हुकूमत और मुल्क के दीगर हिस्सों में। और बदकिस्मती हमारे यहाँ है कि मानसून, ये जैसे हम पैदा हुए सुनते हैं, मानसून में बारिशें होती हैं और इस बारिश का पानी समुद्र में चला जाता है या लोगों के वबाले जान बन जाता है। इससे बिजली भी बनाई जा सकती है, बहुत से इससे इसको एग्री पर्पज के लिए भी यूज़ किया, स्टोरेज की जा सकती है, लेकिन बदकिस्मती से हर दफ़ा हम यही कहते हैं कि अगली दफ़ा ये कर लेंगे। उसके साथ साथ मरीन औरंगजेब साहबा जो है, उन्होंने जो
आज बरीयत हुई है नवाज शरीफ साहब की, उसको फतह करार दिया है। और उनका ये कहना था, चूँकि हमने पहले दूसरी साइड पे बात की, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ थी, उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। और जी बात उनकी बिल्कुल सुनाएं जी। फिरदौस अशकवान का शॉट हमारे पास मौजूद है। फ्रंट पे जो चैलेंज बना, ये कोई आइडियल नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन और उसके साथ जुड़ा जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो उसी तरह आइडियलाइज किया जाए। पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में क्यों है कि हमारे जो इकोनॉमिक फ्रंट पे मसाइल है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और उसके साथ जुड़ा जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, उसने ओवरऑल एक हर अदारे की जो कारकर्दगी थी उसको खोल के अवाम के सामने रख दिया और अवाम उसमें विटनेस बन गए। और आप जैसे एनालिस्ट जी नाज़रीन, ये भी आपने बेसिकली मरियम औरंगजेब साहबा की बात में चूक कर रहा था, तो उनका इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों का भी मौक़िफ़ आ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो उनका भी बयान जो है सामने आया है और वो ये कहते हैं कि 5 जुलाई 1977 जो है वो तारीख का एक स्याह दिन और 46 साल बाद भी हम एक अब तक मुकम्मल तौर पर इस दल से जान नहीं जुड़ा सके। और उन्होंने कहा कि आमरों और कठपुतलियों का दौर किस्सा परीना बन चुका है। अब पाकिस्तान का आज और आने वाला कल जमहूरियत और सिर्फ जमहूरियत है। पहले वो जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम करार देते थे, अब वो आमरीत से कहते हैं कि सिर्फ जमहूरियत। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इस दिन आइन शिकन टोले ने इक़्तिदार की लालच में कौम से आइन का नूर छीन लिया था। और सेंटर रजा रब्बानी जो है उन्होंने कहा कि अदालती कत्ल, कोड़ों और तशद्दुद के बावजूद पीपल्स पार्टी ने रियासत और इदारों की रेड लाइन क्रॉस नहीं की। उन्होंने कहा कि जजेस के एतराफ़ के बावजूद भुट्टो के अदालती कत्ल के खिलाफ रेफरेंस इल्तवा का शिकार है। और ये बड़ी वैलिड बात है उनकी कि वो केस की अभी पजीराई नहीं हो रही। जी ठीक है। और किसान खल साहब ने बात की कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, अमरीत का इस तरह से कहते थे। जमहूरियत की बालादस्ती के लिए सबसे पहले आइन की बालादस्ती ज़रूरी है, तो ये पार्टी को खुद फैसला करना होगा कि आइन की बालादस्ती, उन्होंने कहा था कि ये आइन की बालादस्ती कानून के साथ होती है। इस पर इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे आइंदा प्रोग्राम में। फ़िलहाल अपने मेज़बान उसामा जाहिद और असद खल साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।